लो वोल्टेज में एसी को यूज करना सही है नहीं उसको मैंने बात करते हैं। ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है तो जरूर से अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप अलग अलग एसी रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो लो वोल्टेज है, जो कूलिंग परफॉर्मेंस है उसे जो है रिड्यूस कर देता है। तो अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज करते हो तो कूलिंग परफॉर्मेंस जो है रिड्यूस हो जाएगा, जिससे एसी को ज्यादा टाइम लगेगा रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में। तो सबसे पहले अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज करोगे जो कंप्रेसर है डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज के साथ ही काम करता है। क्योंकि लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो कंप्रेसर शायद स्टार्ट ना हो, अगर स्टार्ट भी हो जाए तो सही तरीके से काम कर ना सके। अगर कंप्रेसर सही से काम नहीं करेगा तो कूलिंग भी रिड्यूस होगा, प्लस ओवर हीटिंग के रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो कंप्रेसर में ज्यादा लोड पड़ता है लो वोल्टेज में अगर आप यूज करोगे, एंड कंप्रेसर को शायद ज्यादा टाइम लगे स्टार्ट होने में, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक वोल्टेज जो है कंप्रेसर में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है एंड ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लो वोल्टेज में अगर आप एसी को यूज करोगे तो कंप्रेसर में जो है फॉल्ट देखने को मिल सकता है, कंप्रेसर जो है डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो वोल्टेज में अगर आप एसी को यूज करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा, क्योंकि जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल जो वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कूलिंग है रिड्यूस हो जाएगा। तो लो वोल्टेज में एसी को ज़्यादा टाइम लगेगा रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में, जिससे एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक वोल्टेज है एसी में नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, जिससे आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। तो एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल, प्लस जो इंटरनल कंपोनेंट्स है ओवर हीट भी हो सकता है। लो वोल्टेज की वजह से जो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है वो सही तरीके से शायद काम ना कर सके, जिसके वजह से ओवर द टाइम इंटरनल जो कंपोनेंट्स है ओवर हीट भी हो सकता है। इवन कूलिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, प्लस सिस्टम भी अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगा लो वोल्टेज की वजह से। यहाँ पर एसी का जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो है ब्लोअर मोटर देखने को मिलता है। लो वोल्टेज की वजह से जो ब्लोअर मोटर है शायद सही तरीके से काम ना करे और स्लोअर स्पीड में काम करे, जिससे एसी को ज्यादा टाइम लगेगा एयर सर्कुलेशन में, जिससे कंफर्टेबल टेम्परेचर शायद देखने को नहीं मिलेगा। इवन सर्किट ब्रेकर के रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर काफी कम हो जाता है तो एसी में जो इंटरनल सर्किट प्रोटेक्शन जो है ट्रिप हो सकता है, जिससे जो डैमेज है एसी को प्रोटेक्ट करता है। तो एसी जो है लो वोल्टेज में सडनली यहाँ पर शट डाउन भी हो सकता है और बार बार जो है ऑन ऑफ भी हो सकता है। एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सर्किट ब्रेकर ट्रिप भी हो सकता है। एंड जैसे आपको बताया है, अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज करोगे जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जैसे कि पीसीबी हो जाए और जो कंट्रोल बोर्ड है वो डैमेज हो सकता है, जिससे अलग से आपको सर्विस और रिपेयर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में देना होगा। तो यहाँ पर ये सभी जो है चीज से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, तो लो वोल्टेज में अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप सिंपली वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करो। तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जो है इसी को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज स्पाइक्स देखने को मिलेगा, उससे जो है एसी को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा एंड कोई भी ओवर हीटिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा एंड एसी जो है स्मूथली काम कर सकेगा। प्लस जो कंप्रेसर डैमेज होता है उससे भी जो है स्टेबलाइजर प्रोटेक्ट करता है, कंप्रेसर को भी प्रोटेक्ट करेगा। एसी का जो स्टेबलाइजर है कंप्रेसर में जो ऑपरेटिंग रेंज है उसके हिसाब से जो है वोल्टेज को प्रोवाइड करेगा, जिससे कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा एंड सही तरीके से काम करेगा। तो कंप्रेसर प्रोटेक्शन का भी काम करता है एसी स्टेबलाइजर। इसके अलावा जो कंप्रेसर का जो लॉन्जिविटी है उस भी इम्प्रूव करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंप्रेसर के साथ ही जो है एसी काम करता है। अगर कंप्रेसर में इशू रहेगा तो एसी स्टार्ट नहीं होगा, कूलिंग भी नहीं करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर कंपोनेंट्स है एसी का जो कंप्रेसर है एंड ओवरऑल एसी का जो लॉन्जिविटी है उसे ही जो है इंक्रीज करता है। यहाँ पर जो
एसी है सही वोल्टेज रेंज में काम करेगा, जिससे एसी को आप जो है सालों साल यूज कर पाओगे विदाउट सर्विस चार्ज और विदाउट रिपेयर कॉस्ट अलग से आपको पे नहीं करना होगा। एंड एसी का जो ओवरऑल लॉन्जिविटी है यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। इवन एनर्जी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाता है स्टेबलाइजर के साथ। तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है वो जो है यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी को जो है प्रोटेक्ट करता है, जिससे एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम नहीं करता है एंड जिससे आपको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे नहीं करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। तो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, कूलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एसी का जो लॉन्जिविटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए आप डेफिनेटली स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो। इवन जो सडन पावर सर्ज देखने को मिलता है उससे भी जो है एसी को प्रोटेक्ट करता है स्टेबलाइजर। यहाँ पर अगर लाइटिंग देखने को मिल रहा है स्टॉर्म के दौरान, अगर पावर ग्रिड में कोई इश्यू देखने को मिल रहा है, इस सभी से जो है जो यहाँ पर वोल्टेज सर्ज है उससे जो है सडन वोल्टेज सर्ज से जो है एसी को प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफी जरूरी है। एंड स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए एसी के साथ जो स्टेबलाइजर है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस चाहिए, बढ़िया कूलिंग चाहिए, ओवरहीटिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप जरूर से स्टेबलाइजर को यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर अगर आप एक एसी के साथ स्टेबलाइजर को यूज करोगे तो जो रिपेयर कॉस्ट है काफी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग से सर्विस चार्ज और रिपेयर चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। जो यहाँ पर पीसीबी है, कंप्रेसर है, मोटर है, यहाँ पर डैमेज नहीं हो रहा है, जिससे जो रिपेयर कॉस्ट है काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर सर्विस चार्ज एंड रिपेयर चार्ज को जो है यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए आप जरूर से एसी में जो है स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया बात है, अगर आप स्टेबलाइजर की इंस्टॉल करते हो एसी के साथ, जो नॉइज वगैरह है एसी में वो भी जो है रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से एसी में जो है नॉइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा आप एक स्टेबलाइजर को ज़रूर से इंस्टॉल करना। एक्सटर्नल स्टेबलाइजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली जो नया एसी उसमें जो है स्टेबलाइजर फ्री मोड देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर खरीदने के लिए। इसके अलावा सर्ज प्रोटेक्टर भी खरीद सकते हो, जो वोल्टेज स्पाइक रहता है, जो हाई वोल्टेज रहता है, उससे जो है एसी को प्रोटेक्ट करेगा। लाइटिंग स्टॉर्म के दौरान और पावर ग्रिड फेलियर के टाइम जो वोल्टेज स्पाइक है उससे जो है सर्ज प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट करेगा एसी को। प्लस मेक श्योर करना प्रॉपर वायरिंग देखने को मिल रहा है एसी के लिए, जो रिकमेंडेड वायरिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रेगुलर इसी को मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रॉपरली जो एयर फिल्टर है, इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, उसे भी क्लीन करना चाहिए। प्लस गैस लेवल को भी चेक करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लो वोल्टेज में इसी को चलना चाहते हो, एक स्टेबलाइजर यूज़ करो। एंड 150 वोल्टेज के नीचे इसी को यूज़ मत करो। 180 से 240 वोल्टेज के आसपास जो है आइडियल वोल्टेज है इंडिया में एसी को यूज करने के लिए। एंड 150 वोल्टेज में एसी को यूज मत करो, जिससे स्टेबलाइजर और एसी में जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।